नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। इस इकाई के लेखक है हरेश ढोलकिया और उनका जन्म स्थल है कच्छ और उनका व्यवसाय रहा है अध्यापक। वह एक अध्यापक थे। उनके मुख्य लेखन की अगर बात करें तो अंगदनो पग, 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अगनपंख शीर्षक से गुजराती में किया। इस प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय दिया है, जिसमें कच्छ एवं उसके इर्द गिर्द के कई दर्शनीय स्थानों का परिचय उन्होंने हमें करवाया है। हम इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है। अब हम इकाई को पढ़ेंगे। आपने कई जगह की सैर की होगी। आपने बहुत सारी जगह को घूमा होगा, देखा होगा, सैर की होगी। आप अपने मम्मी और पापा के साथ घूमने गए होंगे। हमारा भारत देश अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है कि हमारा जो देश है भारत, वह अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध देश है। हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर, हमारा पंजाब प्रांत, हमारा गुजरात प्रदेश, केरल, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो देखने लायक है। सभी स्थलों का अपना सौंदर्य और महत्व है कि हमारे देश के जो अलग अलग स्थान है, हमारा जो ये भारतवर्ष है, उसके अनेक स्थानों पर अनेक दर्शनीय स्थल है और उनका अपना अपना सौंदर्य, सुंदरता अपने अपने तरीके की हमें दिखाई देती है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है कि भारत में आया हुआ हमारा गुजरात जो राज्य है, वह भी इन्हीं राज्यों में से एक अनूठा यानी कि अनोखा राज्य है, दर्शनीय राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ के। गुजरात के अंदर कुल 33 जिले आए हुए हैं। उन जिलों में से कच्छ भी एक विशिष्ट अनूठा जिला है, दर्शनीय स्थान है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। जो गुजरात के अंदर आया हुआ बहुत ही रमणीय यानी कि सुंदर, देखने योग्य प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक यानी कि पुराणों से जुड़ा हुआ, प्राचीन समय से जुड़ा हुआ उसका महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है कि कच्छ के अंदर कोई एक स्थल देखने लायक नहीं है, उसमें अनेकों देखने लायक स्थल है। इसीलिए उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? क्या आपको कच्छ देखना है? क्या आपको जानना है कि कच्छ के अंदर कौन कौन से स्थल आए हुए हैं? हाँ, तो चलो हो जाओ तैयार। अब हम कच्छ की सैर करेंगे।
एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। कि कच्छ के अंदर दो प्रकार के रेगिस्तान रण प्रदेश है। एक है छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान है तो उनमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण ही नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत होती है, यहाँ पर रेत नहीं है। यहाँ पर जमीन जो है वह क्षारयुक्त है और वह सफेद रंग से ढकी हुई है और इसी कारण वह लगता है कि मानो एक रण प्रदेश है। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है कि यहाँ पर रेत नहीं है, मगर खार प्रदेश होने के कारण यहाँ दूर दूर तक यहाँ की जो जमीन है वह सफेद रंग की जैसे चादर ओढ़ी हुई हो ऐसा लगता है और इसी के कारण वह एक अनोखा रेगिस्तान है, देखने लायक रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है कि जब हम कच्छ घूमने जाते हैं तो सामखियाली उसका प्रवेश द्वार है। तो सामखियाली से हम कच्छ को घूमने की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है कि जब हम सामखियाली से शुरुआत करते हैं तो उत्तर दिशा से कच्छ को घूमने की हम शुरुआत करते हैं। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है कि जैसे ही हम प्रवेश द्वार सामखियाली से प्रवेश करते हैं तो वहां से आगे उत्तर की ओर जाते हुए धोलावीरा आता है और धोलावीरा हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का हमें स्मरण करवाता है। तो धोलावीरा में हमें स्नानागार मोहनजोदड़ो के समय का स्नानागार जैसे प्राचीन कई ऐसी स्मृतियां वहां पर देखने को मिलती है। यह स्थान 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। यह स्थान पर 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है कि जो धोलावीरा है यहाँ पर जो अवशेष है वह अवशेष 5000 वर्ष पुराने हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते कि जैसे ही हम धोलावीरा के दर्शन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी प्राचीन संस्कृति हमें देखने को मिलती है, प्राचीन नगरी जो नगर देखने को मिलता है, यही देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 5000 साल पहले भी हमारा देश कितना विशिष्ट और समृद्ध था। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं कि 5000 वर्ष यह नगर पुराना होने के बावजूद भी हाल जो हम जितनी भी सुविधाएं हमारे नगरों में देखने को मिलती है वही सुविधाएं वही आधुनिकता हमें उन समय में प्राचीन समय में हमें देखने को मिलती है। वहां पर सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो बचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर कि जैसे ही हम कच्छ के प्रवेश द्वार सामखियाली से प्रवेश करते हैं कच्छ के अंदर तो पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो पश्चिम की ओर बचाऊ नामक वहां का एक विशिष्ट एक समृद्ध गांव हमें नजर आता है। तो यह जो गांव है वह नगर जैसा है, शहरों जैसा बसा है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ
सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। कि बचाव से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो गांधी धाम आता है, जो औद्योगिक कारखानों का नगर है, शहरों का नगर, जहाँ पर उद्योग विकसित हुए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान से आई हुई जो सिंधी प्रजा है वह यहाँ पर स्थायी हुई है, यहाँ पर बसी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। कि यहाँ पर जो नगर है जैसे कि गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी, यह उद्योगों के कारण बहुत ही विकसित हमें नजर आते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कि जैसे ही हम आदिपुर की ओर जाते हैं तो वहां पर गांधी स्मृति जो औद्योगिक नगर है और कंडला बंदरगाह हमें नजर आता है। कि बंदरगाह यानी इसका अर्थ क्या होता है कि जहां पर व्यापारिक वाहनों को बांधा जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कंडला कच्छ में आया हुआ है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कि आदिपुर में गांधी स्मृति और पास ही कंडला बंदरगाह आया हुआ है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कंडला एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह का अर्थ होता है कि समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। इन समुद्री जहाजों से जल मार्ग द्वारा आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है तो वह यहाँ की प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे जहां भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कि जैसे ही हम कंडला जो बंदरगाह है यहाँ से दक्षिण की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो भद्रेश्वर में अति प्राचीन यानी कि पुराने समय का जैनों का एक यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। कि यहाँ पर भद्रेश्वर में जो जिनालय आया हुआ है तो वह जिनालय जो है वह संगमरमर सफेद पत्थरों से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना है, जो धरतीकंप भूकंप के आने से वह खंडित हो चुका है, जर्जरित हो चुका है, टूट चुका था। उसका फिर से नव निर्माण, फिर से नया निर्माण चल रहा है। जिनालय का अर्थ क्या होता है? तो जहां पर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की जो स्थापना की जाती है, जिस मंदिर में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है उसे जिनालय कहा जाता है। तो भद्रेश्वर में 2500 वर्ष पुराना जिनालय आया हुआ है जो भूकंप के कारण टूट चुका था, उसका पुनः निर्माण किया गया है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। जिनालय का जो नव निर्माण किया गया है वह आधुनिक ढंग से किया गया है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। कि आगे मुंद्रा जो शहर आता है वह तहसील मुख्यालय है। तहसील यानी क्या होता है? तो एक जो शहर होता है जो अनेकों गांवों और जिलों से जो बना हुआ होता है, तहसील यानी कि तहसीलदार के अधीन जो शहर होता है। तहसीलदार का अर्थ क्या होता है? तो लगान वसूल करने वाला, उसे तहसीलदार कहते हैं। तो जो शहर
तहसीलदार के अधीन हो जाता है। तो ऐसा ही वहां पर एक शहर है जो है मुंद्रा शहर। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है कि मुंद्रा शहर के अंदर अनेकों उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसी के कारण यह शहर का बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है कि समुद्र के किनारे बंदरगाह जो विकसित हुआ है वह भी शहरों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बात रही है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे कि समुद्र के तट की और हम यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंच गए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है कि समुद्र के तट के किनारे यात्रा करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़े तो मांडवी आता है और मांडवी बहुत ही सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है कि जो मांडवी जो शहर है वह बड़ा ही प्राचीन और सुंदर है और अधिक दर्शनीय है। यहाँ पर राजा का महल देखने को मिलता है। यहाँ के समुद्र तट पर जो पवन चक्कियां देखने को मिलती है, इसी कारण वह लोगों के आकर्षण का कारण भी बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है और 72 जिनालय है कि यहाँ पर VRTI ग्राम्य संस्था जो ग्राम्य उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है, तो ऐसी संस्थाएं भी यहाँ पर है। 72 जितने जिनालय है और पास ही बिंदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी है कि आगे बढ़ेंगे तो जो बिंदड़ा गांव आता है उस गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल होता है। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है? तो कि जो अस्पताल मात्र हमारे देश में नहीं विदेशों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव आते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमें सबसे अधिक यहाँ पर जैन धर्म के लोग ज्यादा दिखेंगे। जैनों का प्राधान्य यहाँ पर ज्यादा है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है कि आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर नलिया शहर आएगा। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। हमारी जो भारतीय सेना है उनमें जो वायुसेना है वह वायुसेना का अड्डा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण शहर आ पहुंचे कि नलिया से हम जैसे ही 1 घंटे की यात्रा करते हैं तो नारायण सरोवर यहाँ पर दिखाई देता है जो एक अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है कि प्राचीन समय का, पुराने समय का, पौराणिक यानी कि पुराणों के समय का धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है कि हमारे यहाँ जो रामायण काल हुआ भगवान राम के समय का इसे माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था कि नारायण सरोवर के पास जो कोटेश्वर मंदिर है, कहा जाता है कि पुराणों के समय में यहाँ से रावण जो था जिसने सीता मैया का हरण किया था वह यहाँ से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है कि हमारे समग्र जो भारतवर्ष है यह भारतवर्ष का सबसे प्राचीन स्थान इसे माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त
दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है कि नारायण सरोवर में लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए आते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है कि जैसे ही हम नारायण सरोवर से आगे जाएंगे तो लखपत नामक अति प्राचीन स्थल आता है, जहां पर गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है कि हम जैसे ही आगे नारायण सरोवर से जाएंगे तो लखपत आएगा और लखपत के अंदर भगवान गुरु नानक जी है, जिनकी चरण रज से यह पावन भूमि जो है यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है। एक समय का यह समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है कि एक समय के अंदर वह बहुत ही समृद्ध और एक विकसित शहर था, मगर आज जीर्ण अवस्था यानी कि टूटी फूटी हालत में वह आज है, फिर भी वह बहुत ही दर्शनीय है, दर्शनीय यानी कि देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसकी बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक किला है, लखपत के अंदर एक किला है और उसकी बगल यानी कि बाजू में ही पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खनिज संपत्ति हमें देखने को मिलती है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है कि पांद्रो के अंदर खनिज संपत्ति तो मिलती ही है, मगर साथ में विद्युत का भी यहाँ निर्माण होता है।